अगर आप लास्ट कुछ सेशंस को देखें ना तो एग्जामिनर क्या करता है कि 10 से 15 मार्क का जो है ना वो ड्राफ्टिंग के हवाले से जो है सवाल पूछ रहा होता है कि भाई जो है क्या कहते हैं कि आप डिस्कस करो इस सिनेरियो को, या आप बताओ कि आप किस तरीके से जो है ओपिनियन दोगे, या आप वे आउट किया, या आप इवेलुएट करो, सही है, या एक्सप्लेन करो। सो ये जो मैंने आप लोगों को ड्राफ्टिंग के हवाले से मैंने आपको बताया हुआ है, क्योंकि वी आर गुड एट नंबर्स, बट जब ड्राफ्टिंग की बात होती है तो आप जब सवाल देखते होगे, उसका जवाब देखते होगे, तो जो है जवाब भी जो है वो 5-6 लाइनों में होता है, बट आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, या आप बाज़ औक़ात काफ़ी चीज़ों को कवरेज नहीं कर रहे होते हैं ड्राफ्टिंग करते हुए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है इंशाल्लाह। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, अगेन इट्स अ रिकमेंडेड वे, इट्स नॉट द कंपलसरी वे, आप इससे बेहतर भी कर सकते हो, सही है, बट इट्स द रिकमेंडेड वे, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ FR2 में ड्राफ्टिंग वाले क्वेश्चंस के लिए नहीं है। इनफैक्ट ये आपके जितने भी जो है ड्राफ्टिंग बेस्ड जो है पेपर्स हैं, आप बी इट ऑडिट, बी इट कंपनी लॉ, बी इट मर्केंटाइल लॉ, बी इट एनी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सो ये हर जगह यहाँ अप्लाई होगा। So again it's a recommended way. Now let's quickly move on to recommended way for attempting the scenario or reporting based question IS 1037 और questions with requirements of discuss। आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आपके पास जो है डिस्कशन बेस्ड सवाल है तो आपने इन 4 हेडिंग्स में जो है अपने सवालात को, अपने जवाब को जो है वो ब्रेक डाउन करना है। इशू इन दिस हेडिंग राइट द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू मे इग्नोर दिस हेडिंग इन केस ऑफ टाइम शॉर्टेज। आपने सबसे पहले क्या करना है, इशू बताना है कि भाई सवाल में पूछा क्या गया है, सही है। इसके ऊपर एथिक्स की मेरी वीडियो है, उसमें बाकायदा मैंने सॉल्व भी करके बताया। अभी यहाँ मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा बिकॉज बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम, यहाँ मैं आप लोगों से बर्ड्स आई व्यू दे दूंगा। आपने जो है इशू में पूरे क्वेश्चन को ना एक समराइज करके जो की पॉइंट्स हैं जिसकी बेसिस पर आपने डिसीजन लेना है वो जॉट डाउन कर देना, सही है। और अगर तो आपको जो है ऐसा लगता है कि टाइम कम है तो इस हेडिंग को स्किप कर दो। नेक्स्ट इज एनालाइज। In this heading, express your knowledge of ISS. For example, making provision, you need to consider 4 conditions. So describe these conditions in the context of the given scenario. जब आप इसके बाद एनालिसिस आपने करना है इस सिचुएशन का बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ISS और IFRSs। जो भी आपका जो है सिनेरियो दिया हुआ है उसको IS के जुमरे में आपने एनालाइज करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, प्रोविजन के लिए पास्ट इवेंट होना चाहिए, उसकी वजह से प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए। तो आपने बताना है कि उस सिचुएशन में जो है पास्ट इवेंट और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे फुलफिल हो रहा है। रिलायबल एस्टीमेट है तो उस सिचुएशन में रिलायबल एस्टीमेट कैसे, प्रोबेबल आउटफ्लो है तो उस सिचुएशन में प्रोबेबल आउटफ्लो इज द रिक्वायरमेंट एज पर द स्टैंडर्ड, और किस तरीके से फुलफिल हो रहा है इस गिवन सिनेरियो में वो आपने बता देना है। एनालाइज करने के बाद आपने जो है अपना कंक्लूजन देना है या ओपिनियन देना है, और उसमें आपने बताना है कि भाई देखो अगर लेट से तीनों बातें ऊपर की चूंकि पूरी हो रही हैं तो आपने प्रोविजन बुक करना चाहिए। और चौथी हेडिंग इज अकाउंटिंग एंट्री। अगर तो कोई अकाउंटिंग एंट्री आपको ऐसा लगता है पास हो सकती है, जैसे तरीके से अगर मैं प्रोविजन की बात करूं, एक केस दिया गया है कि भाई लेट से मारफानी लिमिटेड पे केस हो गया है 50 मिलियन का, सही है, और लॉयर ने बोला है कि भाई जो है चांसेस हैं कि केस हार जाएंगे और पेमेंट देनी पड़ेगी। सो आप इशू में बता देंगे ये सारा केस जो मैंने आपको बताया। एनालाइज के अंदर पास्ट इवेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो इसमें मारफानी लिमिटेड हैड एंटर्ड इनटू ट्रांजैक्शन, दिस इज पास्ट इवेंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन में रिलायबल एस्टीमेट, यस 50 मिलियन अमाउंट जो है वो देना है। द कंपनी हैज बीन सूड फॉर लाइक 50 मिलियन, ये रिलायबल एस्टीमेट में आ जाएगा एनालिसिस की हेडिंग के अंदर। और तीसरा, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन दिस सिनेरियो, द लॉयर इज ऑफ द व्यू दैट मारफानी इज लिमिटेड माइट बी सपोज टू पे एक्चुअली द अमाउंट, और मारफानी लिमिटेड माइट लूज द केस, द चांसेस आर हायर। दिस वाज द एनालिसिस। कंक्लूजन में, बेस्ड ऑन द अबव एनालिसिस वी कैन से, और वी आर ऑफ द ओपिनियन, या आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाई ₹50 मिलियन। और चौथी हेडिंग के अंदर अकाउंटिंग एंट्री आपने बता देनी है, एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। अब सर एक सवाल आता है कि सर आपने ये 4 बातें बताई, बहुत अच्छी बात है, 4 हेडिंग्स के अंदर आपने तोड़ के करना है, बट सर बाजू का टाइम नहीं होता। अगर टाइम नहीं हो, हमारे पास 10-15 मिनट हैं, तो हम इतना शशका तो नहीं कर सकते। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इशू को आपने डिलीट कर देना है, अकाउंटिंग एंट्री को डिलीट कर देना है, एक ही हेडिंग आपने डालनी है, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। इसी में ही आपने एनालिसिस भी कर देना है और कंक्लूजन भी कर देना है, सही। एक ही हेडिंग के अंदर आपने सारी बातों को जॉट डाउन कर देना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। एनालिसिस एंड कंक्लूजन एक ही हेडिंग होगी और उसके अंदर आपने सारी बातें कर देनी है, ठीक है। अच्छा, एथिक्स का अगर कोई आता है तो एथिक्स के अंदर जो है आपने एथिक्स का चूंकि थोड़ा सा डिफरेंट है स्टैंडर्ड से हट के, तो इसमें भी हेडिंग्स तो वही रहेंगी। इशू में आपने वही बताना है।
एनालिसिस के अंदर आपने जो है ये 3 बातें करनी है। सबसे पहले तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नॉट इन प्रैक्टिस। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अ वे दैट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। थ्रेट, अगर आपको कोई थ्रेट है, बाज़-औक़ात एग्जामिनर बोलता है कि भाई आप बताओ थ्रेट क्या क्या है, तो आपने थ्रेट भी बतानी है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है या सेल्फ रिव्यू थ्रेट है। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। लेट्स से मैं एक कंपनी का CFO हूँ, मेरे CEO ने मुझे बोला है कि भाई आप जो है प्रॉफिट को 20 मिलियन से ओवर स्टेट कर दो तो मुझे जो है 1 मिलियन का बोनस मिलेगा। सो यहाँ इशू मैं बता दूंगा सारी बातें। एनालाइज के अंदर मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल्स व्हिच गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसमें आ जाएगा। I am facing self-interest threat because I have been offered like bonus of $1 million by the CEO of my company, so that's the threat. Mention the fundamental principles being breached. अब कौन कौन से principles breach हो रहे हैं, अगर सवाल में पूछे तो बताने। Integrity मेरी breach हो रही, सही है ना, I am being dishonest. Now safeguards क्या हैं? Safeguard या conclusion? Safeguards क्या मैंने बताया था? I am going to discuss this issue with my CEO, right? If he doesn't agree with my point of view, I can contact with the board audit committee or the higher authority. If they also disagree with my point of view, I'm gonna disassociate myself from that information. सही है, that is the third step. And if I'm not able to carry out my job there, so I can think of resigning from my job. और इफ़ आई थिंक, ये चौथा, ये 5वां स्टेप आपका क्या होगा? एंड इफ़ आई बिलीव दैट द इंफॉर्मेशन इज़ ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, सो आई मे कम्युनिकेट द सेम टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी से SECP और स्टॉक एक्सचेंज। तो ये आपके सेफ गार्ड्स हैं, 4-5 हैं। ये मेरे एथिक्स वाले लेक्चर के अंदर लिखे हुए भी हैं, ये मैंने तुम लोगों को नोट्स अभी दूंगा, उसमें भी लिखे हुए हैं। सो व्हाट यू आर टू डू, यू जस्ट नीड टू एक्चुअली इसको लर्न कर लो। ये 4 स्टेप्स हैं, सही है। तो जो भी तुम्हारा एथिक्स का सवाल आएगा तुमने ये पार्क कर देना, क्योंकि यही सेफगार्ड है, उसके अलावा कोई और हो नहीं सकते। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि किस तरीके से जो है आपने डिस्कशन बेस्ड जो है क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करना है और आंसर करना है।